अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल है भीगी तेरे इश्क में, किस नंबर 3। सर हमने हर जगह देख लिया लेकिन मिस वर्दा कहीं भी नहीं है। हारिस सर झुकाए बोला था क्योंकि वो कभी ईशा का गुस्सा बहुत अच्छे से जानता था। कुर्सी का रुख खिड़की की तरफ किए वो सिगरेट की धुओं को बाहर निकालता उठकर खड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हारिस के पास आकर खड़े होते वो धीमी आवाज़ में बोला था, मुझे नफ़रत है नाकामी से, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिर तुमने वापस आकर मेरे सामने ये बात करने की कोशिश भी कैसे की? हारिस को शदीद खौफ महसूस हुआ था, कभी ईशा के सदमे जैसे। यकीनन इसे बहुत सख्त सज़ा मिलने वाली थी। जाओ और जाकर तुम तमाम अस्पतालों को चेक करो। वो वही है, वो इसी इलाके में है। जो भी करना है करो, लेकिन मुझे वो चाहिए। हारिस क्योंकि वो नादान ही नहीं समझती कि मैं इसको वो बात अधूरी छोड़ गया था। सर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मिस वर्दा को ढूंढ निकालूंगा। हाँ ऐसा ही होना चाहिए हारिस, ऐसा ही होना चाहिए। अब वो ज़ोर से दहाड़ा था तो अगले लम्हे हारिस वहाँ से गायब हो चुका था। तुम भाग नहीं सकती लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा मेरी जान। बहुत जल्द तुम यहाँ मेरी पनाहों में होगी। वो फिर से नॉर्मल हुआ था। मुझसे माफ़ी मांगोगी लेकिन मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूँगा। इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिल सकती तुम्हें। मेरी शदीद शिद्दतें तुम्हें बेहाल कर देंगी। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूँगा। क्यों तुमने भागने का इरादा किया लिटिल गर्ल, क्यों? इसने गुस्से से लाल होकर हाथ दीवार पर दे मारा। वो बहुत बेचैन था। तुम्हें आना होगा मेरे पास लिटिल गर्ल, तुम्हें पनाह सिर्फ कभी ईशा की आगोश में मिलेगी। याद रखना, ये बात याद रखना। वो गुस्से से दहाड़ता बाहर निकल गया था। वो मुस्कुराते लबों से इसे घूर रहा था लेकिन इसकी नज़रें हवस ज़दा बिल्कुल भी नहीं थी। वो यकीनन इसे बहुत ज़्यादा डराना चाहता था लेकिन इसकी फितरत ऐसी नहीं थी कि वो कभी किसी की साथ गलत करे। तो वो सीधा फिर से मुद्दे पर आया था। वर्दा रफ़ीक, आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना हम बुरे लोग हैं और ना ही आपको बुरा समझते हैं। हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको बाहिफाजत आपके घर भिजवाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप तामन करेंगी क्योंकि ये आपके लिए ही ज़रूरी है। यूँ किसी लड़की का इस तरह घर से गायब हो जाना छोटी बात नहीं है। वो काफ़ी संजीदा लग रहा था। ये नई साजिश आप दोनों ने मिलकर अभी तैयार की है कि ये हमारी हमदर्दी दिखाकर हमें बता देंगी? जी। वो इसकी बात सुनकर फक हुआ था। आप सरासर गलत सोच रही हैं मोहतरमा। ना चाहते हुए भी इसका लहजा सख्त हुआ था। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दें। मैं खुद चली जाऊँगी जहाँ से आई हूँ और एक दिन वापस ज़रूर आऊँगी आपका कर्ज उतारने। ओ रियली? अगर ऐसा है तो मैं भी आप पर भरोसा नहीं करता। आपको ये कर्ज अदा किए बगैर आज़ादी नहीं मिल सकती। जी। वो उठकर हल्की सी बैठी थी। मैंने आपको कब ये कहा था कि मुझे अस्पताल लेके आए और ये खर्चा करें? पड़ी रहने देते, मर जाने देते। वो तल्खी से बोली थी। क्यों, आपको मरने का बहुत शौक़ है? वो फिर से पहले वाली टोन में आ चुका था क्योंकि जितनी मासूम वो इसे समझ रहा था इतनी वो नहीं थी। वो बहुत चालाक थी और इसे कुछ भी बता नहीं रही थी। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, बल्कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सामान वही गिर गया है। वो अब रोने वाली थी। मेरा यकीन करें, मैं पैसे वापस लौटा दूँगी। वो इसके रोने से थोड़ा परेशान हुआ था लेकिन अगले लम्हे खुद को संभाल गया था कि लड़की सीधी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो इसे कुछ क्यों नहीं बता रही इसकी समझ से बला था। कैसे वापस करेंगी आप? वो अब काफ़ी संजीदा था। मैं कमा कर वापस करूँगी, इसका जवाब बाख्तियार था। शायद वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन मुँह से ये निकल गया। ओके, किस ज़रिए से कमाएगी आप? मैं जैसे भी करके कमा दूँगी। मेरा यकीन करो, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैंने भी तो आपको बुरा नहीं कहा, बस ये जानने की कोशिश की है कि जिस ज़रिए से आप कमा कर मुझे पैसे वापस करेगी वो हलाल भी होगा या नहीं। अपनी औकात में रहकर बात करें मिस्टर। वो यकदम ही गुस्से से लाल होकर चीखी थी। मैंने सारी ज़िंदगी हराम का एक वाला नहीं लिया। आपकी ज़रूरत भी कैसे हुई ये बात करने की?
وہ نہ تو اب خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی بیمار۔ کریم شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر سے بولا، تو مجھے بتا دیں اپنا ذریعہ آمدن، تاکہ میں آپ کے قرض والی رقم پر بے فکر ہو جاؤں۔ میں کسی نہ کسی کے گھر کام کر کے لوٹا دوں گی، میرا اعتبار کرو۔ اوکے، تو پھر آپ کو میرے قرض کے عوض 6 ماہ میری حویلی میں کام کرنا ہوگا۔ بلا معاوضہ بولے، قبول ہے؟ مردہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ کی حویلی میں کیوں؟ میں جہاں بھی کام کروں آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ نہیں، میں آپ پر اعتبار نہیں کرتا۔ بولے ہاں یا نہ؟ اعتبار نہیں تو مجھے منظور ہے۔ کچھ آنسو گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی، اور ایک دلفریب مسکراہٹ کریم شاہ کے خوبصورت لبوں کو مزید خوبصورت بنا گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کی چھیڑی تاریں سن پا رہا تھا۔ ایک دن اور مشکل سے 12 گھنٹے کیا؟ اتنے سے وقت میں کوئی دل کو پیار لگ سکتا ہے؟ ہاں لگ سکتا ہے۔ کیسے مجھ پہ؟ مجھے یہ بیڈ پر لیٹا ناراض وجود اچھا لگ رہا ہے، اپنا سا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا، جبکہ مردہ کم از کم 6 ماہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی کہ اسے رہنے کے لیے ایک چھت تو میسر آئی، چاہے ملازمہ کے طور پر ہی صحیح۔ وہ ان مہینوں میں کریم شاہ سے بچ جائے گی اور وہ یقیناً اسے کریم شاہ کی حویلی تک نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جلدی وہ سو چکی تھی اور کریم شاہ باہر سے اسے دیکھتے ڈاکٹر محمد کے پاس چلا گیا تھا۔ کالی لینڈ کروزر بڑی سڑک پر فراٹے مار رہی تھی۔ اس کے دماغ کا پارا چڑھ چکا تھا اور اب یقیناً تارا بائی کی خیر نہیں تھی۔ اور وہی ہوا، اس نے گاڑی تارا بائی کے کوٹھے کے باہر کھڑی کی اور غصے سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلا تھا، یقیناً وہ دن کی محفل جمائے بیٹھی تھی۔ اندر کا منظر بہت ہی واہیات تھا۔ 2 رقصیں انتہائی نامناسب لباس میں ملبوس ناچ رہی تھیں، جبکہ تارا بائی اپنے مخصوص پلنگ پر ساڑی زیب تن کیے، جو کہ آدھی سے زیادہ کمر دکھا رہی تھی، مجرمان تھی۔ کریم شاہ کو اتنے غصے میں آتا دیکھ اس کے چہرے کی وائیاں اڑی تھی۔ کریم شاہ اس وقت یہاں؟ کریم شاہ نے اندر داخل ہوتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور رکھ کے تھپڑ ان رقصاؤں کو لگائے جو ناچ رہی تھی۔ وہ بیچاری دور جا گئی تھی اور لمحے میں غائب ہو چکی تھی، جبکہ مجرا دیکھنے آئے ہوئے عاشق بھی اس اچانک آنے والی آفت پر پل میں غائب ہوئے تھے کہ جس شخص نے ناچنے والی لڑکی کو لحاظ نہیں کیا وہ ان کا کیا کرتا۔ کوٹھا خالی ہو چکا تھا اور کریم شاہ تارا بائی کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تارا بائی کا خون رگوں میں جمنے لگا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص آگ تھا اور اس وقت تو وہ آگ بھڑک رہی تھی۔ تارا بائی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کریم شاہ، آپ اس وقت خیریت؟ تارا بائی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور یہی اس کی بد نصیبی۔ تارا بائی کو پڑنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کمروں میں کھڑی لڑکیاں کانوں میں ہاتھ رکھ گئی تھیں۔ سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کریم شاہ کو دیکھا، جو پہلے بھی یہاں آتا ہی رہتا تھا، لیکن ایسی ٹکائی تارا بائی کی پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ یقیناً بات بڑی تھی اور وجہ وہ جانتی تھی۔ اب کی سب کہاں ہے؟ وہ آواز گونجی تھی۔ تارا بائی کا تو دماغ ہی ہل گیا تھا اور اب وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم۔ گٹی سی آواز۔ تارا بائی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ کسی کے پاس نہ جائے، کوئی اسے نظر بر کر نہ دیکھ پائے، میں اس پر کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر کیوں میری اجازت کے بغیر اسے میرے فارم ہاؤس پر کیوں بھیجا؟ وہ بھی دلہن بنا کر؟ کیا سمجھ دیا تھا کریم شاہ کو؟ میں مجبور تھی۔ تارا بائی کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ اس کی سرد آواز پر تمام لڑکیاں بت بنی کھڑی تھیں۔ بولو، کیا مجبوری تھی؟ وہ دہاڑا تھا اور تارا بائی کی گردن بوجھ لی تھی۔ تارا بائی کے کسی گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا بھی لیتا، کیونکہ وہ کریم شاہ تھا۔ اپنے نام کی طرح اس پر آئی جی کی نظر پڑ گئی تھی۔ مجھے اسے بچانے کے لیے آپ کے پاس بھیجنا پڑا۔ کیسے اس پر آئی جی کی نظر پڑ گئی؟ کیسے؟ وہ بلند آواز سے دہاڑتے تارا بائی کے موتی کے پھول لگے جوڑے کو دبوچ گیا تھا۔ گرفت بہت سخت تھی۔ تارا بائی کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ وہ باہر آ گئی تھی۔ خود ہی تو اس نے دیکھ لیا، تم لے کر آئی تھی اسے آئی جی کے سامنے۔ وہ پھر سے سرد لہجے میں بولا، نہیں، قسم لے لیں
शाह जी, मैंने तो इसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था, फिर कैसे वो 7 पर्दों से आई जी की नज़र में आ गई। वो गलती से बाहर आ गई थी। मेरा यकीन करें शाह जी, अब ताराबाई मिनटों पर उतर आई थी। वो भाग गई हॉस्पिटल से और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा। अगर मुझे पता चला कि इस काम में तुम मुलविस हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ। मेरा यकीन करें वो मुमना ही थी। तो बोलो फिर क्या सज़ा है तुम्हारी इसको यूँ मेरे फार्म हाउस भेजने की? वो हल्का सा मुस्कुरा कर सख्त तासरात दे गया था। और आईजी तो अब यहाँ रहने वाला नहीं, और रहने तुम्हें भी नहीं दूंगा जिंदा। अब इसने कहकर लगाते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। और एक बात और ताराबाई, बस इसे मुझे मिल जाने दो, फिर आऊँगा आपको मिठाई खिलाने। यकीन करो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हंसते हंसते वो बाहर निकल गया, जबकि ताराबाई ने थूक निकल कर सुख का सांस लिया था। मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ डील डन हो चुकी है और मुझे आपके ऊपर पूरा एतमाद है। वो महमूद सा मुस्कुराया था। वर्दा को वो मुस्कुराता अच्छा लगा था और इसका अंदाज भी। जी बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। यूँ मेरे सराहने बैठने का क्या फ़ायदा? वर्दा का लहजा अब भी सकता। जी मैंने आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल भी न जाने क्यों इससे बातें करते रहना चाहता था। मैं किसी से भी नहीं डरती। इसकी बात पर एक दफ़ा फिर से वो मुस्कुराया था। चले फिर हम जल्दी मिलेंगे मेरी हवेली में, और मुझे उम्मीद है कि आप हर काम अच्छे से करेंगी। इसने इसे याद करवाना लाजमी समझा था, क्योंकि वो जानता था कि इसे कैसे सुलगाना है। इतना तो वो वाक़फ़ हो चुका था इसकी आदत से। कैसी हो तुम लिटिल गर्ल? यकीन करो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तुम्हारी सज़ा में भी इजाफा हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत सख्त सज़ा मिले। तो जल्दी से आ जाओ। कविशा मुंतज़िर है तुम्हारा। वो शीशे की खिड़की के सामने खड़ा खुद कलामी में मसरूफ़ था कि हारिस अंदर दाखिल हुआ। सर लड़की पहुंच गई है। कविशा ने हंकारा भरा और कुर्सी पर बैठ गया। क्या पहन रखा है इसने? जी, हारिस इसके सवाल पर गड़बड़ा गया था, जबकि कविशा हल्का सा मुस्कुरा दिया था। जाओ इसे ये ड्रेस देकर आओ। बोलो पहन कर मेरा इंतज़ार करे। इसने सोफे पर रखे एक शॉपर की तरफ इशारा की। ये पहली दफ़ा था कि कविशा ने किसी लड़की के लिए कोई लिबास या शायद वल्गर तरीन लिबास ख़रीदा था और इसे पहनने के लिए बोला था। हारिस शॉपर उठाकर बाहर निकल गया, जबकि कविशा एक दफ़ा फिर से गहरे कर्म में मुब्तला हो चुका था। मिस ये लिबास पहन ले, सर का ऑर्डर है। हारिस ने वो शॉपर कमरे में मौजूद लड़की को थमा दिया, जबकि इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। वो तो पहले ही वल्गर तरीन लिबास में मलबूस थी। लड़की ने एक अदा से शॉपर पकड़ा और मुस्कुरा दी। शायद वो जानती थी कि इसमें क्या है। 15 मिनट के बाद वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की ने भी मजबूरन मुस्कुरा कर इसका इस्तकबाल किया था। हारिस बाहर खड़ा था और इसे यहाँ ही रुककर इसका इंतज़ार करना था। इसका मखसूस वक्त 1 घंटा था और इस 1 घंटे में अंदर क्या होता है हारिस को बखूबी इस बात का इल्म था। अंदर से आने वाली मध्यम आवाज़ें कभी सिसकियों में तब्दील हो जाती तो कभी फूट कर रोने में। वो इन आवाज़ों का आदी हो चुका था। 1 घंटे मुकम्मल होने में कुछ सेकंड रहते थे और अपनी जगह अलर्ट खड़ा था। कबीर शाह ने खिड़की की सुइयों का आपस में मिलाप होते ही दरवाजे का लॉक खोला और बोला, वापस छोड़ाओ इस लड़की को, और अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया जो इसका अपना कमरा था। हारिस ने लड़की के साथ लिया जो अपने पहले वाले लिबास में थी अब, और इसे वही गाड़ी तक छोड़ाया, और यूँ एक और लड़की की मुलाकात कविशा के साथ मुकम्मल हुई। गाड़ी एक बड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी तो वर्दा ने एक खौफ भरी नज़र बड़े से गेट पर डाली। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर मोहम्मद की गाड़ी कविशा की हवेली में आकर रुकी। वर्दा गाड़ी रोकते ही एकदम खौफजदा हुई थी कि यहाँ भी इसके साथ कुछ भी हो सकता था, और यहाँ से तो वो भाग भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर एक मजबूत इरादे के साथ वो बाहर निकल आई थी। इसका इस्तकबाल वसई ने किया था, क्योंकि अम्मा जी तो आज सुबह ही वापस चली गई थी। वसई को देखकर इसे थोड़ा हौसला हुआ था कि चलो यहाँ कोई औरत तो मौजूद है। वो इस हवेली में पहले भी आ चुकी है। इसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इस वक्त वो बेहोश थी और इसके अंदाजे के मुताबिक कविशा इसे सीधा हॉस्पिटल ही लेकर आया होगा। वापसी पर इसने दोबारा से ही वही सूट पहन लिया था जो वसई ने बनाया था, क्योंकि इसके लिए वो सूट नर्स लेकर आई थी और इसने बिल्कुल भी
نے ہی پوچھا تھا کہ یہ سوٹ کس کا ہے۔ وسیع مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اندر سے بولی، بی بی سرکار اندر چلیں، شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئی۔ وردہ کا دھیان بالکل بھی اس کی طرف نہیں تھا۔ وسیع نے دوبارہ آواز دی تو وہ چونکی اور پھر اس کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر محمد تو آتے ہی اندر جا چکا تھا۔ وہ تو حویلی کی شان دیکھ کر حیران تھی کہ اس نے پہلی دفعہ اتنی بڑی اور شاندار حویلی دیکھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے صفحے پر کریم شاہ مرجمان تھا، جو اس وقت واقعی ایک گاؤں کا سردار لگ رہا تھا، اور اس کے سامنے ڈاکٹر محمد باتوں میں مصروف تھے۔ بی بی سرکار کو کمرے میں چھوڑ کر آئے وسیع، اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کو بھی دے اور ساتھ کچن میں ہدایت دے دی۔ کچھ دن بی بی سرکار کے لیے پرہیزی کھانا بنے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیع کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ وردہ بول پڑی تھی، فکر نہ کریں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، اس کے پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مسکرایا تو وردہ کو شدید شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وسیع چائے کا بندوبست کرنے کچن میں چلی گئی تھی۔ کریم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ مس وردہ رفیق، کریم شاہ وردہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا، میں کچن میں جا رہی تھی کہ کوئی کام ہو تو کروا دوں۔ اب اس کا لہجہ نرم تھا، اور آپ تو بہت جلدی اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرنے لگی ہیں، پہلے ٹھیک تو ہو جائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جس وجہ سے میں یہاں آئی ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ آرام۔ لمحے میں اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ 10 دن کافی ہوتے ہیں کسی کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ اوہ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، تو چلیں آپ کو آپ کی ڈیوٹی بتاتا ہوں۔ جی، وردہ نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے پوچھا۔ جی، اسی کے انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ اچھا تو پھر بتائیں کیا کام ہے؟ وردہ اب اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے یہ تو پتہ چل جائے آپ یہاں سے کچھ بھی چوری نہیں کریں گی۔ وہ شرارت سے بولتا سنجیدہ تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں چوری کروں گی؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ چوری نہیں کریں گی؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دیکھیں مسٹر کریم شاہ صاحب، میں چور نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ سائی سرکار، مجھے یہاں سے سائی سرکار کہتے، آج سے آپ بھی یہی کہہ کر بلائیں گی۔ از اٹ کلیئر؟ نو، میں نہیں بولوں گی، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولی تھی۔ اوکے، تو میرا قرض واپس کریں ابھی، اور اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بتا چکی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آواز ہلکی تھی۔ تو نن آف مائی بزنس۔ وہ اب غصہ دکھا رہا تھا۔ پلیز، وہ واقعی روحانسی ہو کر بولی تھی۔ اسے کریم شاہ سے یہ توقع رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے آپ مجھے سائی سرکار کہہ کر مخاطب کرے گی، اور میرے سارے پرنسپل کام آپ کرے گی۔ آپ میری پرنسپل ملازمہ ہیں، آج سے منظور؟ وردہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ باہر کریم شاہ تھا تو اندر کریم شاہ، لیکن کم از کم اسے کریم شاہ سے عزت کا ڈر تو نہیں تھا۔ اس کی نظریں ہوس زدہ نہیں تھی۔ ہاں، مجھے منظور ہے، وہ فک رنگ کے ساتھ بولی تو کریم شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وسیع، جی سائی سرکار، آج سے میرے سارے کام میری پرنسپل سیکرٹری کریں گی۔ جی، پرسنل سکیورٹی، یہ کیا ہوتا ہے سر؟ صحیح کرا۔ وسیع معصومیت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی کریم شاہ کا کہکہ بلند ہوا۔ جہاں وسیع نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہیں وردہ نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ وسیع، یہ میری ذاتی ملازمہ ہے، میرے کھانے پینے سے لے کر کپڑوں تک سارے کام یہ کریں گی۔ سائی سرکار، یہ سارے کام تو بیویاں کرتی ہیں۔ وسیع معصومیت سے بولی۔ وسیع کی بات پر وہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ نظریں چراتے ہوئے سنجیدہ ہوا۔ جو کہا ہے وہ کرے وسیع، جو حکم سائی سرکار کہتے وہ واپس چلی گئی۔ وردہ، میرے لیے چائے لے کر آئیں اور میرے کپڑے ریڈی کر دیں۔ جی سائی سرکار۔ اس کے سائی سرکار کہتے ہی وہ مسکراتا ہوا اوپر چلا گیا، جبکہ وردہ وہیں بیٹھ گئی۔ یہ سب کرنا تھا کریم شاہ سے جان چھڑانے کے لیے، تو یہ سب کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں تیار ہوں یہ سب کرنے کے لیے۔ وسیع، مجھے چائے بنانی ہے سائی سرکار کے لیے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وسیع سے بولی، بی بی سائی سرکار کی چائے خاص ہوتی ہے، پتی تیز، چینی کم اور دودھ خاص۔ ہاں ٹھیک ہے، کہہ کر وہ چائے بنانے لگی۔ السلام علیکم جی آئی جی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے کریم شاہ صاحب؟
मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको एक वीडियो भेजी है, बहुत पुरशौक इंसान है आप। इस वीडियो को देखकर फैसला करो, बल्कि फ़ैसला हो चुका है। वीडियो देखो और 1 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे दो। वजह बहुत ज़ाती है आईजी साहब की ही। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो गुस्से से दहाड़ा। अरे आप तो गुस्सा ही हो गए। पहले अपने कारनामों की वीडियो तो देख ले, फिर अगर आप इस्तीफ़ा ना दे सके तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये वीडियो भाभी जी और आपकी प्यारी बेटी सोमा को भेजने में। और सोशल मीडिया की स्पीड तो आप जानते ही हैं आईजी साहब। वो ठक से फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि कबीशा सुकून से कुर्सी के साथ टिक लगाकर इंतज़ार करने लगा। इसका इंतज़ार तभी नहीं हुआ था कि फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन की स्क्रीन देखते मुस्कुराया। इसके बाद 2-3 और फिर इसका फ़ोन मुसलसल बजता चला गया। सामने दीवार पर लगी LED पर न्यूज़ चैनल चल रहा था और यकीनन जिस खबर का वो मुंतज़िर था वो जल्द आने वाली थी। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ सुइयों के होने वाले मिलाप को देख रहा था, लेकिन इससे पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। आईजी सिंध अपने अहदे से मुस्तीफ़ा हो गए। वजह ज़ाती बताई गई है। वो मुसलसल बजते फ़ोन को रिसीव करता उठ खड़ा हुआ। 1 घंटा है तुम्हारे पास। इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दो। चाय थी या पाए जो आप पूरे 20 मिनट के बाद लेकर हाज़िर हुई हैं। वो मुझे दूध नहीं मिल रहा था और फिर मुझे पहली दफ़ा थी तो इसलिए ऐसा हुआ। उंगलियां बढ़ाते वो हल्की सी आवाज़ में बोली थी। मदम सी मुस्कुराहट बिखरी थी करबशाह के होठों पर। चले चेक करते हैं आपको चाय बनाना आती है या नहीं। चाय का पहला घूंट भरते वो फिर से मुस्कुराया था। यकीनन चाय इसकी मर्ज़ी की थी। हल्का सा सर को खम देकर वो संजीदा हुआ था। तो चाय वो सही से पूछ कर बनाई है। आंखें इसके चेहरे पर ही थी। जी मैं गलती करने की कर रही हूँ। एक उठाया गलत कदम मुझे यहाँ मुलाजमा बनने पर मजबूर कर गया है, तो दूसरी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं वर्दा का लहजा सख्त हुआ था और आंखें करबशाह की आंखों में गड़ी थी। करबशाह को घबराहट होने लगी थी। वो तो सिर्फ इसकी मदद करना चाहता था, जबकि मुकाबल तो कुछ और ही समझी थी। लेकिन जो भी था, ये तो तय था कि वो इस अनजान लड़की की मदद ज़रूर करेगा। अगले ही लम्हे वो फिर से नॉर्मल हुआ था। गुड, आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शाम 6:45 पर मैं सैंडविच लेता हूँ, फ्रेश और रात 10 बजे तक का खाना खाता हूँ, जो कि हल्का फुल्का होता है। वो सही से पूछ कर बना ले। मैं वक्त का पाबंद हूँ और मेरा हर काम वक्त पर होना चाहिए। जी सही सरकार, वर्दा ने चबा कर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। जबकि करबशाह चाय पीने को लगा, क्योंकि चाय मसई की चाय से कहीं ज़्यादा मज़ेदार थी। मुस्कुराहट अभी भी इसकी होठों पर रक्स कर रही थी। अनजान सी रूठी ये लड़की से न जाने क्यों अच्छी लगने लगी थी। वो फिर से इसको किसी काम से बुलाने के लिए सोचने लगा। यकीनन ये 6 माह अच्छे गुजरेंगे। वो अब दिल से हंसा था। न जाने कितने अरसे के बाद इसे खुद भी याद नहीं था कि वो इससे पहले कब और क्यों इस तरह दिल से मुस्कुराया था। थोड़ी सी देर के बाद वो कपड़े लिए कमरे के बाहर खड़ी थी। सही सरकार, आपके कपड़े। वो हल्का सा दरवाज़ा बजाती अंदर दाखिल हुई। ये सारे काम तो बीवियाँ करती हैं। वो सही की बात एकदम इसके जहन में आई और फिर वो इस हसीन जुमले में कहीं खो सा गया। जहाँ वर्दा इसके कपड़े लिए खड़ी है, वो तैयार हो रहा है। सजी सबरी नहीं नवेली दुल्हन हाथों में लाल चूड़ियाँ और गहरे रंग की मेहंदी लगी है। वो खूबसूरत से लाल जोड़े पर मलबूस मोहब्बत से इसकी बाहों में समाई शर्मा रही है। करबशाह ने अपने लब वर्दा के होठों पर रखे तो वो शर्मा कर नजरें झुका गई। इधर देखो मेरी तरफ। इसने इसका चेहरा ऊपर उठाया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल मेरे दिल की मलका, वो चाहत से बोला। तो वर्दा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। अरे मेरी तरफ देखो ना, वो चाहत से भरपूर लहजे में बोला। वो हैरान खड़ा वर्दा को घूर रहा था। वर्दा को घबराहट होने लगी तो इसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजाया तो करबशाह हसीन सपने से लौटा, जहाँ वह सजी सवरी नहीं बल्कि आग बगोला हुए खड़ी थी। आपके कपड़े सही सरकार, लहजा वही काट खाने वाला रख दे। और जाए लम्हे में वो खुद को संभाल गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वर्दा गलत समझे। गुलाबो, आर यू गुलाबो?
किधर मर गई हो? ताराबाई जोर से चलाई तो कलाबो बोतल के जिर की तरह हाजिर हो गई। जी आपू, आपने बुलाया? वो गहरे आतिशी फिटिंग वाले शर्ट से ब्लाउज़ के नीचे लहंगा पहने अदा से बोली। कलाबो, कब तक जा रही हो तुम? आईजी खबीस कब से तेरा इंतज़ार कर रहा होगा, इसने नफ़रत से भरपूर लहजे में कहा। सच कहूँ तो आपको यकीन करो, इस हरामजादे के पास जाने मेरी जान जाती है, लेकिन ये सिर्फ तेरी ज़िद की वजह से जा रही हूँ। अरे मेरी बच्ची क्या करे, इन खबीसों की बात ना माने तो जीना हराम कर देते हैं, ख़ुद तो दुनिया की नज़र में शरीफ बन जाते हैं और हमें तबाही बना देते हैं। इन लोगों का भी ज़रूर अल्लाह पाक हिसाब लेगा एक दिन इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रा ये टीवी तो लगा दो, दिन से खबरें नहीं सुनी लगा तो इसको। गुलाबों ने रिमोट लगाकर ताराबाई के हाथ में दिया और ख़ुद जूस का गिलास लेकर बैठ गई, क्योंकि आईजी की गाड़ी इसको लेने खुद आने वाली थी। और फिर ब्रेकिंग न्यूज़ कान में पड़ते इसका रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद हुआ था, जबकि ताराबाई उछल कर खड़ी हो गई थी। वो भी थर-थर काँप रही थी, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। टीवी पर नुमाइंदा चीख कर बता रहा था और दिखा रहा था कि आईजी साहब इस्तीफ़ा देने के बाद घर जा रहे थे कि इनकी गाड़ी को खौफनाक हादसा पेश आ गया, और हादसे के बाद गाड़ी में शदीद आग भड़क उठी। आईजी साहब भी इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग काबू नहीं हो पा रही। लग रहा है जैसे आग किसी ऑयल टैंकर को लगी है। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आईजी साहब की बॉडी को जल्दी निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इनका बचना नामुमकिन हो चुका है। इसने मार दिया आईजी को। ताराबाई हवास मांगता सी बोल रही थी। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मैं कैसे ढूंढूं इस लड़की को? हर जगह पर देख लिया। वो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते फक्र रंग से बोल रही थी। ताराबाई का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। वो मुसलसल ओल फोल बोल रही थी। कोठे पर मौजूद तमाम लड़कियां सहम कर बस टीवी पर चलती वीडियो देख रही थी। कलाबों की आंखों से आंसू बह निकले थे, जो कि तशक्कुर के थे। जितनी अजियत वो देता था इन लड़कियों को, आज इसकी मौत इससे कहीं ज़्यादा अजियत वाली थी। बेशक मेरा अल्लाह सुनता और जानता है, और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो बेशक साख्ता कहती अंदर चली गई थी, जबकि ताराबाई बेसुध सी वहीं लेट गई थी। सिगरेट का गहरा कश लगाते वो पुरस्कून सा कुर्सी की पुश से टेक लगा गया था। यकीनन आईजी, तुम्हारी आंखों को जल जाना चाहिए था। जिन नापाक और गलीज़ा नज़रों से तुमने मेरी वर्दा को देखा, तुम्हें जलकर मर जाना चाहिए था, क्योंकि इसे कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं कर सकता। वो मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। इसे मेरे बाहों में आना है। तुम्हारी वजह से वो इस तरह मुझसे मिली और नफ़रत करने लगी मुझसे, वरना तो मैं इसे सब कुछ बता कर लाता। यहाँ तुम अपनी जान के दुश्मन खुद बने आईजी। अफसोस कि तुम्हें मरने में बहुत वक्त लगा, वरना तो मैं तुम्हें इसी दिन मार देता जिस दिन तुमने इसे देखा था। कहाँ हो तुम लिटिल गर्ल? कहाँ गुम हो गई हो? वापस आ जाओ अपने कबीर के पास। मेरी जान कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। तुम क्यों मुझसे छुप रही हो? वो तकलीफ से सीना सहलाने लगा था। आ जाओ ना मेरी जान, आ जाओ। तुम्हें आना होगा लिटिल गर्ल मेरे पास, क्योंकि तुम कभी शाकी हो चुकी हो। मैं जल्द तुम्हें ले आऊँगा और फिर तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, सख्त सज़ा, और इस दिन तुम्हें कोई मुझसे बचा नहीं सकता। याद रखना। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। कबीशा ने फ़ोन उठाकर कान को लगाया तो हारिस की आवाज़ गूंजी। सर, गाड़ी तैयार है। सरमद आगा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी लड़कियां हैं? संजीदगी से सवाल किया। सर, 36 लड़कियां हैं, 13 आपकी और 13 सरमद आगा की। ओके, मैं आ रहा हूँ। आने से पहले मेरा तमाम काम हो जाना चाहिए। और वो कहते कहते रुका तो हारिस जैसा समझ गया हो कि वो क्या कहना चाहता है। सर, आप खुद आकर देख लें, रणवीर से कहते वो फ़ोन रख चुका था। धड़कन तेज़ हुई और आंखें एकदम से जल उठी थी। वो कुर्सी छोड़ता बाहर निकल गया। मुझे कुछ दिन के लिए दूसरे शहर जाना है जलाल शाह। हिना बेगम के तेवर अभी भी ठीक नहीं थे। वो ये झगड़ा अब हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि वो जलाल शाह से तलाक लेना चाहती थी। जो हो चुका इसे ख़त्म करो हिना बेगम, वरना तुम्हें जान से मार दूँगा। जलाल शाह नाम है मेरा। तुम सारी ज़िंदगी मेरा सिर्फ एक रूप देखती आई हो।
अब दूसरा देखने में वक्त नहीं लगाऊंगा, दिखाने में वक्त नहीं लगाऊंगा, याद रखना है। जलाल शाह सर्द लहजे में कहते वॉशरूम में तक घुस गए, जबकि हिना बेगम जल्दी से दरवाजे के पीछे होकर खड़ी हो गई। इसके हाथ में मजबूर लोहे का रॉड था। आज वो जलाल शाह का गुस्सा हमेशा मिशेल के लिए तबाह कर देने का इरादा रखती थी, क्योंकि अब इसे अपने आशिक के पास जाना था, और जब इसे जवान आशिक मिल रहा था तो इस बूढ़े की इसे क्या ज़रूरत थी, जो इससे मुतमईन भी नहीं कर सकता था। और अब तो इसके तेवर ही बदल चुके थे। कैद कर दिया था। हिना बेगम ने रॉड पर हाथ की ग्रिप मजबूत की, और जैसे ही जलाल शाह वॉशरूम से बाहर निकला, इसने रॉड पूरी कुव्वत से इसके सर पर दे मारा। खून का फव्वारा उबला और जलाल शाह गिरकर दर्द से तड़पने लगा। हिना बेगम ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे से निकलकर वो इंतहाई मुतमईन तरीके से गाड़ी तक आई। ड्राइवर को मना किया साथ ले जाने से कि वो खुद चली जाएगी, और गाड़ी लेकर फरार हो गई। वो जानती थी कि इसे किसके पास जाना है। मुलाजमा चाय बनाकर कमरे के दरवाजे में खड़ी आवाज़ें दे रही थी। वो 2 दफ़ा दरवाज़ा बजा भी चुकी थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। शायद ये भी मसरूफ़ होंगे। वो कहकर वापस मुड़ने लगी तो सोचा दरवाज़ा खोलकर देख लूँ, ये ना हो साहब गुस्सा ही ना हो जाए। इसने दरवाज़ा खोला तो लॉक नहीं था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो कमरा खून से रंगा हुआ था, और जलाल शाह वॉशरूम की दरवाजे के पास उल्टा पड़े थे, और सिर से खून मुसलसल अभी भी निकल रहा था। मुलाजमा के हाथों से चाय की ट्रे नीचे गिर गई, और वो चलाती हुई बाहर भागी, जहाँ दूसरे मुलाजिम मौजूद थे। अम्मा जी, वो बड़े साहब को पता नहीं किसने मार दिया। वो नीचे भागती हुई आई तो अम्मा के हाथों से छड़ी नीचे गिर गई, और वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। मुलाजमा शोर सुनकर आए तो ऊपर की तरफ भागे। एम्बुलेंस को कॉल करो रजो जल्दी, अम्मा जी ने कहा तो वो जल्दी से कॉल मिलाने लगी, लेकिन आज तो फ़ोन किसी को भी लग ही नहीं रहा था। मुलाजमा जलाल शाह को उठाए नीचे लाई तो मजबूरन घर की गाड़ी में लेकर जाना पड़ा। अम्मा जी ने कबीर शाह का नंबर बुलाया, लेकिन वो भी बंद जा रहा था। मजबूरन इन्हें खुद ही साथ जाना पड़ा, क्योंकि हिना बेगम भी बाहर गई है। ड्राइवर ने बता दिया था, और इसका नंबर भी बंद जा रहा था। वक्त नहीं था। वो जल्दी से जलाल शाह को लेकर निकल पड़ी थी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट नहीं करते, आप देख के चले जाते हैं, ना ही आप लाइक करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट करें। और मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक सेंड किया हुआ है, आप उस पर भी जाके विज़िट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।